ओ निकम्मे, आजा तू भी ठूस ले आके। माँ की कर्कश आवाज सुनकर वह चारपाई से उठा और रसोई की तरफ बढ़ गया। माँ ने एक थाली में दाल चावल सब्जी और रोटियां रखकर उसकी तरफ सरका दिया। एक किनारे पटा डालकर बैठ गया और भोजन करने लगा। 3 भाइयों में सबसे छोटे रितेश ने जब हाई स्कूल की परीक्षा को 89% अंक लेकर उत्तीर्ण किया तो माँ ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे। बाद में इंटरमीडिएट 92% और बीएससी 88% अंकों से उत्तीर्ण करके उसने अपने माता पिता को तो गौरव प्रदान किया, साथ ही साथ अपने डॉक्टर बनने की संभावनाओं को भी ऊंची उड़ान दी। उसी साल पिताजी अपने अध्यापन की सेवा से कार्यमुक्त होकर पेंशन आ गए। बड़े भाई बिजली विभाग में क्लर्क थे और भाभी के साथ सैकड़ों मील दूर बनारस में रहते थे। मझले भाई एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और वे 50-55 किलोमीटर दूर कानपुर में रहते थे। उन्हें भोजन आदि की समस्या न हो, इसके निदान के लिए भाभी भी उनके साथ ही रहती थी। गांव में रिटायर्ड पिताजी और अम्मा के साथ रितेश ही बाकी रह गए थे। उसने पास के कस्बे से पढ़ाई पूरी की थी। आगे की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी व डॉक्टरी की पढ़ाई की कोचिंग आदि के लिए कानपुर में ही रहना पड़ना था। उसने इसके लिए बड़े भाई से बात की। भैया ने शांत स्वर में पूछा, रितेश, तुम्हारा डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या है? भैया, अम्मा व पिताजी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। तो यह तो तुम घर पर रखकर ही संपन्न कर सकते हो। हाँ, वो तो ठीक है भैया, किंतु रितेश, मैं तुम्हारी पाई कोचिंग का खर्च वहन कर लूंगा, किंतु यदि अम्मा पिताजी को कुछ भी हो गया तो सबसे नजदीकी तुमको ही समाज कहेगा। विचार करके जैसा हो बताना। उस दिन के बाद से 5 वर्ष बीत गए, किंतु उसने पलटकर फिर से भैया को इस विषय पर फोन नहीं किया और घर पर ही अम्मा पिताजी की सेवा में रम गया। बाहर वाले कमरे में पिताजी के पलंग के बगल में अपनी चारपाई डाल ली, ताकि पिताजी की किसी भी आवश्यकता पर वह पल भर में उनके सम्मुख खड़ा हो जाए। अम्मा के बार बार कहने के बावजूद जब वह आगे की पढ़ाई के लिए मना कर दिया तो अम्मा गुस्सा हो गईं और उसे निकम्मा होने की उपाधि दे दी। उन्होंने पिछले 3 सालों से रितेश को उसके नाम से पुकारा ही नहीं, पुकारा तो मात्र निकम्मा संबोधन से। पिताजी तटस्थ रहे। 1-2 बार अम्मा को टोका, किंतु जब अम्मा ने अनसुना कर दिया तो वे भी चुप हो गए। वैसे भी उनकी आदत चुप रहने की ही रही है। पिछले 21 दिनों से अम्मा कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। स्नानघर में गिर गई थी, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। फ्रैक्चर माइनर था, किंतु वृद्धावस्था के कारण हड्डियों में जुड़ाव की संभावनाएं कम ही थीं। अम्मा के कई बार बुलाने के बावजूद काम में फंसे होने के कारण बड़े भैया व भाभी नहीं आ सके। हाँ, रितेश के खाते में इलाज के पैसे वे अवश्य भेजते रहे। हर सुबह अम्मा बड़े बबुआ के आने की प्रतीक्षा करने लगती और शाम तक निराश हो जाती। मझिले भैया भाभी एक बार अवश्य अस्पताल आए थे। उस दिन अम्मा बहुत खुश थी उनसे मिलकर। इस बीच दवा या पानी आदि जैसी किसी जरूरत पर वे रितेश को निकम्मा कहकर ही बुलाती रहीं। आज डिस्चार्ज हो रही हैं अम्मा अस्पताल से। अंतिम बार जब डॉक्टर उनके हालचाल पूछने आया तो वे अकेले ही थीं। रितेश दवाएं लेने बाहर केमिस्ट की दुकान तक गया था। डॉक्टर ने अम्मा का हाल पूछा और कहा, अब आप कैसी हैं माताजी? थोड़ा दर्द तो है लेकिन ठीक हूँ। जाना तो पड़ेगा ही, आराम ही करना है तो घर पर ही कर लिया जाएगा। यही ठीक है। 15 दिनों के बाद एक बार दिखाने के लिए आ जाना। और वो आपका बेटा कहाँ है? अरे वो निकम्मा दवा लेने गया है। निकम्मा? माताजी, क्या वह आपका रियल बेटा नहीं है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो मेरा ही छोटा बेटा है, पर कुछ कमाता धमाता नहीं है। दिन भर अपने पिताजी के आगे पीछे डोलता रहता है। माताजी, क्या आप जानती हैं कि उस बच्चे ने आपकी कितनी सेवा की है? रात को रात नहीं समझा और न दिन को दिन। नींद से तो जैसे उसकी दुश्मनी ही हो गई है। उसकी सेवा देखकर हमारी नर्स और डॉक्टर हैरान हैं। सभी की नजरें उसे बड़ी प्रशंसा के भाव से देखती हैं। यह उसकी सेवा और देखरेख का ही प्रभाव है जो आप इतनी जल्दी घर वापस जा रही हैं, वो भी ठीक होकर, अन्यथा आपको अभी 1 महीने और रुकना पड़ सकता था।
उसकी पढ़ाई व सेवा भाव देखकर हम तो उसे अपने यहाँ नर्सिंग स्टाफ में रखना चाहते थे। उससे बात भी की थी, किंतु उसने आपकी और अपने पिताजी की सेवा करने के लिए नौकरी से मना कर दिया। रितेश, बेटा एक गिलास पानी तो दे जरा। रितेश चौंक गया। यह अम्मा में कैसा परिवर्तन। अस्पताल से आने के बाद पहली ही पुकार में निकम्मा पीछे कहीं छूट गया था शायद। नागर हॉस्पिटल के मालिक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माणिक नागर अपने केबिन में बैठे ओपीडी के मरीज देख रहे थे। एक मरीज के अंदर आते ही उन्होंने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आइए अम्मा जी, अब तो आप ठीक से सामान्य ढंग से चल पा रही हैं। क्या फिर से कोई परेशानी हुई? हाँ डॉक्टर साहब, अब सब ठीक है। 2 माह हो गए, घर के काम भी संभालने लगी हूँ। बैठे नहीं रहा जाता मुझसे, लगता है कि अपंग हो रही हूँ और यह मुझे काम करने से रोकता रहता है। सामने कुर्सी पर बैठते हुए अम्मा ने बगल में खड़े रितेश की तरफ संकेत करते हुए कहा। डॉक्टर नागर ने रितेश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं रितेश, यह उचित नहीं है। अम्मा को कुछ काम करने दो, थोड़ी दूर की टहल भी आवश्यक है सुबह शाम। हाथ जोड़कर रितेश बोला, अम्मा और पिताजी दोनों ही सुबह शाम गांव की नहर तक टहलने जाते हैं सर। हाँ, काम के लिए मैं रोकता रहता हूँ। रितेश की बात काटते हुए अम्मा बोली, डॉक्टर साहब, आज मैं अपने को दिखाने नहीं बल्कि आपसे एक विनती करने आई हूँ। मेरे रितेश को आप अपनी शरण में ले लें, बस। रितेश उसी मुद्रा में डॉक्टर नागर से बोला, सर, अम्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं कि मैं अब आपके हॉस्पिटल में काम करने लगूं। पर गांव में अम्मा पिताजी को कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? अम्मा ने जैसे आखिरी बात बोल दी, हम दोनों रह लेंगे अकेले, कोई परेशानी नहीं होगी हमें। यदि कभी कुछ हुआ तो है ही कितनी दूर, घंटे भर में तो पहुंच ही जाओगे मेरे पास। बस अब तू यही काम कर डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने रितेश से कहा, रितेश बेटे, तुम कल सुबह आ जाना और ओपीडी के बाद मुझे मिलना। अगले दिन डॉक्टर नागर ने रितेश से कहा कि वे कानूनी अड़चन और मेडिकल प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसे सीधे नर्सिंग कार्यों से तो संबद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किंतु उन्हें रितेश के जैसे एक सत्यनिष्ठ और कर्मठ युवा की आवश्यकता है। उन्हें हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक मेडिकल स्टोर खोलना है, क्योंकि दवाओं के लिए मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर्स में जाना पड़ता है और कई बार नकली दवाएं लेकर आ जाते हैं। मरीज को कुछ होने पर शाख हॉस्पिटल की खराब हो जाती है। रितेश की सहमति पर उन्होंने उसके नाम पर ड्रग लाइसेंस बनवाने की कार्यवाही कर दी। रितेश बड़ी लगन से अपना उत्तरदायित्व निभा रहा था। अस्पताल की जरूरतों ने छोटे से मेडिकल स्टोर को बड़े हाल में परिवर्तित कर दिया था। डॉक्टर नागर के हृदय में दिनों दिन रितेश का कद बढ़ता ही जा रहा था। वे उसे अब अधिक जिम्मेदारी वाले कामों का भार सौंपने को सोचने लगे थे। लगभग 5 वर्ष बाद गांव में पिताजी कुछ हमउम्र लोगों के साथ हंसी ठहाकों में मस्त हैं। अम्मा की गोद में 5 माह की दुधमुही रिद्धि थी। वे उसे अपनी टांगों पर लिटाकर तेल मालिश कर रही थी। अंदर रसोई में रागिनी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। रागिनी पड़ोस के गांव की एक गरीब घर की बेटी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद टीईटी की तैयारी कर रही थी। एक दिन टहलते समय नहर के पुल पर अम्मा की कोचिंग से वापसी करते समय उससे मुलाकात हुई थी। अम्मा को पहनावे और बातचीत से रागिनी भली और संस्कारी लड़की लगी, तो उससे बातों बातों में उसके पिताजी के विषय में जानकारी ली और फिर एक शाम को रितेश के पिताजी के साथ उसके घर जा धमकी और उसके पिता से रितेश के लिए रिश्ते की बात की। अम्मा की बात सुनकर रागिनी के पिता उनके चरणों में लौट गए थे। निर्धारित तिथि पर परिवार के अन्य सदस्यों और कुछ इष्ट मित्रों के सानिध्य में रितेश और रागिनी का एक सादे समारोह में 2 साल पहले विवाह हो गया था। इन 5 सालों में रितेश डॉक्टर नागर का अत्यधिक विश्वास पात्र बन चुका था। 2 अन्य सीमावर्ती शहरों में डॉक्टर नागर के अस्पताल बन रहे थे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी रितेश पर ही थी। इस बीच डॉक्टर नागर ने रितेश को एक 2 BHK फ्लैट का स्वामी भी बना दिया था। पारिश्रमिक अच्छा था, इसलिए EMI तो रितेश ही जमा कर रहा था इसकी। रितेश एक पैसे की बिना गड़बड़ी किए अपने उत्तरदायित्व को बड़ी अच्छी तरह से निभा भी तो रहा था।
न दिन देखता न रात, बस लगा रहता निर्धारित समय में प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अगले 2 वर्ष बाद पिताजी की एक छोटे से स्ट्रोक के बाद मृत्यु हो गई थी। अब अम्मा रितेश के साथ फ्लैट में ही रहने लगी थी। अन्य दोनों भाइयों ने झूठा आग्रह तक नहीं किया अम्मा को साथ चलने के लिए, जबकि रितेश पहले ही सब व्यवस्था कर चुका था। रितेश को बेटा हुआ है। आज उसका अन्नप्राशन संस्कार है। शाम को यही बिल्डिंग के कम्युनिटी हॉल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। चहकती हुई अम्मा ने रागेश को गोद में लिया हुआ है और चांदी के चम्मच से उसे खीर खिलाने के बाद उसके माथे को चूमते हुए बोली, तू मेरा निकम्मा है रे निकम्मा। तालियों के स्वर और तेज संगीत के बीच यह बात सिर्फ दादी पोता ही कह सुन पाए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।